अब हम लोग यहाँ पर आज की डेट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके विशेषताएं कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन एनटीए यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर आपको 4 चीजें दी हैं और इससे एग्जाम में रिलेटेड हर बार एग्जाम में पेपर फर्स्ट में और सब्जेक्ट में दोनों में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। या रिप्लिकेट जो आपका अनुकरणीयता है, परिशुद्धता है, मिथ्यापनीयता, मितव्ययिता, जिसको रेप्लिकेबिलिटी होती है, प्रिसीजन होता है आपका, फाल्सिफिएबिलिटी है आपकी, और पर्सिमोनी है। तो इन चारों को हम लोग आज कंप्लीट जो है कॉम्पिटिटिव वे में डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव में डिस्कस करने का इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन अभी बहुत स्मूथ वे में कि आपको ये पूरा का पूरा आज पढ़ाएंगे, पढ़ाने के साथ यहीं पर आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा देंगे। क्लियर? चलो, हाँ, एक लोग और जुड़े हैं, देखते हैं कौन जुड़े हैं। हेलो, हाँ बोले। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। आपकी वॉइस आ रही थी, मेरी वॉइस जा नहीं रही थी इधर से। ओके ओके, चलो, तो उस सवाल का उत्तर बताओ जो पूछा था मैंने। सर हाँ सर, आपने पूछा सर एजुकेशन सर्च के बारे में, तो 1897 में मतलब इसका 1857 के 1897 है। 1897 1897 है। सर, आप कल यही बताए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सही है, 1897 सही है, जेम राइज ने, ठीक है। आरडी स्क्वायर भी मैंने पूछा था आपसे, आपने बता दिया होगा, ठीक है। कल मैंने वेरिएबल्स के बारे में भी डिस्कस किया था, वेरिएबल्स के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। हाँ, अगर इसके स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स एक दिन अगर मौका मिलेगा तो बीच में एक दिन इनके जो मतलब एजुकेशनल रिसर्च जो होता है उसके स्टेप को, जो पीएचडी कैट है उससे रिलेटेड हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे एक दिन, और वो चीजें भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का जो विषय है, आज का जो पॉइंट है, ये चारों पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें फीडबैक लेना होता है कि आपको पिछली जितनी भी क्लास करी है क्या वो पूरी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, बताइए। बताइए। ओके, चलो, तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इन चारों के पॉइंट को। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव वे में डिस्कस करेंगे, और जहां कहीं भी आपको दिक्कत होगी आप बताइएगा। मैं इसका एग्जांपल भी आपको एक नहीं दो दो एग्जांपल आपके सामने देंगे, या एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा भी आपके सामने रहेगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुकरणीयता की। जब कभी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किसके परिप्रेक्ष्य में बात करनी है, किसके लिए बात करनी है, क्योंकि जब कभी किसी के लिए बात करो ना तो वो सब चीजें अलग अलग वे में होती हैं। तो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम लोग बात करेंगे अनुकरणीयता क्या होती है, रिप्लिकेबिलिटी क्या होती है। अनुकरणीयता में अनुकरण करना, इसमें कहते हैं अनुकरणीयता का जो अर्थ होता है वह होता है कि किसी वैज्ञानिक प्रयोग या अध्ययन को दूसरे शोधकर्ता भी समान परिस्थितियों में दोहरा सकें और समान परिणाम प्राप्त कर सकें, उसी को अनुकरणीयता कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अनुकरणीयता किसे कहते हैं, रेप्लिकेबिलिटी किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी वैज्ञानिक प्रयोग, ठीक है, क्या कह रहा किसी वैज्ञानिक प्रयोग या अध्ययन को, कोई वैज्ञानिक प्रयोग हो या कोई अध्ययन हो, उसको कोई दूसरा शोधकर्ता भी समान परिस्थितियों में, ठीक है, समान परिस्थितियों में उसको जो है यूज कर सके, उसको दोहरा सके, और दोहराने के बाद वही रिजल्ट एकदम सामने आपका आए, ठीक है, क्या है, वही समान परिणाम प्राप्त हो सके। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेबिलिटी, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं। सर, हाँ, सर एक बार
एक बार रिपीट कर दीजिए, किसी वैज्ञानिक या कोई हाँ, अध्ययन को। किसी वैज्ञानिक प्रयोग या अध्ययन को दूसरे शोधकर्ता भी समान परिस्थितियों में दोहरा सकें और परिणाम प्राप्त कर सके। अभी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि मान लो कोई वैज्ञानिक है, कोई रिसर्चर है, ठीक है, कोई, ठीक है। अब यहाँ पर देखा कि आपने एक रिसर्चर है, एक रिसर्चर ने एक फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले को जिस कंडीशन में रखा उसका उसने यूज किया। अब एक दूसरा अदर पर्सन था, उसके सामने भी परिस्थितियां वैसी ही आई। जब वैसी ही परिस्थितियां आती हैं तो वो क्या करता है, इसका प्रयोग जो है अपनी चीजें करता है। तो इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हो कैसे, कि एक डॉक्टर होता है, अगर सिम्टम्स एक जैसे ही सब में दिखाई देते हैं तो वो क्या करता है, वही दवा जो एक मरीज के लिए बनाया था वही दवा जो है दूसरे मरीज के लिए भी यूज करने लगता है। सबसे पहले जब कभी भी कोई डॉक्टर कोई मर्ज को पकड़ता है तो मर्ज को जान जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो सब मर्ज को पकड़ने के लिए वो क्या करता है, वो अनेक तरीके के टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है, आपका शुगर टेस्ट कराएगा, सब कुछ टेस्ट कराएगा, फिर उसके बाद आपकी दवा को वो प्रॉपर वे में चलाता है। वो एक तरीके से कंडीशन जानना चाहता है कि क्या ये दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, क्या मतलब जो दवा देनी है वो सिचुएशन उस परिस्थिति के लिए है कि नहीं है। तो ये एग्जांपल रेप्लिकेबिलिटी का हम लोग ले सकते हैं। तो ये रहा, इसमें कहते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण गुण होता है क्योंकि यह वैज्ञानिक निष्कर्षों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को प्रमाणित करता है। किसको, यहाँ पे निष्कर्षों की क्या है, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को क्या करता है, प्रमाणित करता है। आपका क्लियर है, इतने पॉइंट बताओ, क्लियर है, 2 पॉइंट बताओ पहले। आप लोग लिखते भी जाइए, जो की पॉइंट आपको लगे इंपॉर्टेंट उसको आप लिखते जाइएगा। बताइए। जी सर, सर दूसरा वाला पॉइंट बता जो अभी बताया है, विश्वसनीयता को दूसरे प्रमाणित पॉइंट में करता है। ये बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, जब कभी भी कोई वैज्ञानिक या कोई भी शोधकर्ता निष्कर्षों की, मतलब कहते हैं वैज्ञानिक निष्कर्षों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता, ठीक है, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को ये क्या करता है, ये एक तरीके से प्रमाणित करता है, कि मतलब वेरीफाइड करता है कि जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है, जो भी फॉर्मूला दिया गया है वो जो है इसके लिए एकदम परफेक्ट है। आपका ये पॉइंट यहाँ पर ये देता है आपका। क्लियर, इतने 2 पॉइंट क्लियर हो गए इसमें, बताइए पूरा का पूरा। और बताएं, और सुनिए, इसमें कहता है कि अगर किसी अध्ययन के परिणाम केवल एक बार ही प्राप्त हो सके, मान लो कोई आपने स्टडी करी, उसके स्टडी का रिजल्ट जो है एक बार आपने प्राप्त किया और उसे दोहराया नहीं जा सकता, ठीक है। जब कभी भी कोई आपने स्टडी करी, उस स्टडी को आपने एक बार पढ़ा, रिजल्ट उसका एक ही बार आया और उसका जब कभी आप दोबारा यूज करना चाहो तो उसका रिजल्ट ना आए, परिणाम एक जैसे ना आए, तो वो संदिग्ध हो जाता है, तो वो अनुकरणीयता के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर है, इसको और अच्छे से बताने के लिए हम कह सकते हैं कि रेप्लिकेबिलिटी जो होती है वो किसी भी वैज्ञानिक खोज की स्थिरता और विश्वसनीयता को स्थापित करती है। किसको, स्थिरता और विश्वसनीयता को, ठीक है, क्या कर, स्थिरता और विश्वसनीयता को, ठीक है, स्थिरता और विश्वसनीयता को बताती है। बताने के बाद उसमें कहता है यदि कोई निष्कर्ष या परिणाम बार बार प्राप्त किया जा सके तो इसे ही विश्वसनीय माना जाता है। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति पर आप विश्वास करते हो, आपने उसको काम दिया, वो काम करके दे दिया, फिर आपने दोबारा काम दिया, फिर उसने 3-4 दिन में दे दिया, तो आपको उस पर विश्वास हो जाता है ना कि वो उसको मैं काम दूंगा, वो मेरा काम 100% करके ही देगा और उसमें कोई कमी नहीं होगी, तो इसे ही जो है अधिक विश्वसनीय माना जाता है। यह लक्षण जो है वैज्ञानिक पद्धति का एक मूलभूत आधार माना जाता है। यहाँ पर बताइए, इतने पॉइंट क्लियर है यहाँ पर, बोलिए। जी ओके सर। ओके, और इसमें देखो
इसमें और क्या चीजें होती हैं, इतने ये पॉइंट क्लियर हुए इतने, ठीक है। अब इसमें कहते हैं, अब इसमें आवश्यकता और महत्व भी होता है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है इसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप जो है अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैंने बना रखा है। हम चाहते तो सिंगल वे में भी बता देते आपको और आपको समझा देते, लेकिन कॉम्पिटिटिव वे में जैसा हम यहाँ पर बनाएंगे वैसा ही आप अपनी कॉपी में भी बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जैसा हम काम करेंगे वैसा ही प्रभाव आप पर हूबहू पड़ने वाला है। तो ये फ्रेम करके माइंड में चलना पड़ता है हम सभी को। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर अब देखिए इसमें आवश्यकता के बारे में बताएंगे भाई कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। रेप्लिकेबिलिटी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसमें कह सकते हैं इसमें आप लोग पॉइंट को नोट डाउन भी करते चलिएगा साथ में, या हम आपको पीपीटी दे देंगे, आप परेशान मत हो, आपको मैं पूरा हूबहू जो पढ़ा रहा हूँ वो पीपीटी में आपको प्रेजेंट कर दूंगा आपके लिए अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, जब हम आपको प्रेजेंट करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें कहते हैं कि अगर कोई प्रयोग या शोधकर्ता, हाँ बोले सर गुड मॉर्निंग, सर कितना करा दिया? अभी कुछ नहीं कराया, अभी बस ये वाले पॉइंट को डिस्कस किया, इसको फिर से बता देंगे अभी हम ना, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। इसमें केवल छोटी सी एक बात ये बताई है कि कोई एक हमने फॉर्मूला बनाया या कोई मान लो एक सब्जी बनाने की रेसिपी बनाई या कोई भी चीज बनाया जो एक कंडीशन में अप्लाई हो सकती है, उसको दूसरे कंडीशन में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका एग्जांपल बताएंगे तो इसके बारे में और भी आपकी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, वैज्ञानिक अनुसंधान में या किसी भी प्रकार में रेप्लिकेबिलिटी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसमें कहते हैं कि अगर कोई प्रयोग या शोध केवल एक बार ही सफल होता, ठीक है, अगर कहते हैं कोई भी प्रयोग या कोई भी शोध यदि केवल एक बार ही सफल होता तो शायद संयोग हो सकता है कि ये केवल संयोग ही हो सकता है कि कोई शोध केवल एक ही बार हो। भाई मैंने आपको पता नहीं बताया कि नहीं बताया कि थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बताया था मैंने कि वो कोई शोध कार्य करने गए थे, वो जो है बिजली की खोज में थे और उसके साथ साथ न जाने कितने रिजल्ट कितने उन्होंने खोज कर डाले थे ना, लेकिन उनका मेन एम था बिजली का खोज करना, विद्युत का खोज करना, बल्ब का आविष्कार उन्होंने ही किया था ना, बल्ब के आविष्कार को। तो उन्होंने उसी के साथ उन्होंने वो फॉर्मूला जो लगाया वो केवल एक बार थोड़ी प्रयोग हुआ, वो एक से ज्यादा बार प्रयोग होने लगा और वर्तमान समय हम देख सकते हैं कि बल्ब की कई वैरायटियां आपके मार्केट में उपलब्ध होती है। तो आवश्यकता क्यों होती है, इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये इसको एक से अधिक बार यूज करने पर इसका रिजल्ट सेम मिलता है। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि सिचुएशन परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए, परिस्थितियां सामान्य परिस्थितियां होनी चाहिए, विशेष परिस्थितियों में नहीं, स्पेशल कंडीशन में नहीं, परिस्थितियां जो भी होंगी। पॉइंट को नोट करिएगा कि आवश्यकता में ये बता रहा है कि अनुकरणीयता में परिणाम केवल एक विशेष परिस्थिति में नहीं जबकि विभिन्न परिस्थितियों में भी ये समान होते हैं आपके, इसीलिए इसकी आवश्यकता का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है ये पॉइंट, बताइए ये पॉइंट सही है, आपको क्लियर है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे महत्व की। आप लोग बोलते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आपको समझ में आ रहा है अथवा नहीं समझ में आ रहा है। बोले सभी लोग, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप बोले या यस बोल दे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। बताइए आप सर ये लास्ट वाली लाइन आप क्या बोले थे, अनुकरणीयता में आप डिट्टो मेरी लाइन को मत लिखो, ठीक है, आप बात को समझो। उसमें कहता है कि अनुकरणीयता जो है यह सुनिश्चित करती है कि परिणाम केवल एक विशेष परिस्थिति में नहीं बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में भी समान होंगे। ये लाइन ये कहता है, इसकी ये आवश्यकता ये इसलिए इसका महत्व कहता है कि कोई भी कंडीशन एक विशेष परिस्थिति में नहीं बल्कि सामान्य परिस्थितियों में जनरल कंडीशन जो होती है जनरल वे में सब यूज कर सकते हैं, यही इसकी उपयोगिता होती है।
ठीक, अब इसके महत्व की बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहते हैं कि वैज्ञानिक निष्कर्ष की प्रामाणिकता की जांच के लिए अन्य वैज्ञानिक वही प्रयोग या शोध को दोहराते हैं। ठीक है, अगर परिणाम समान होते तो निष्कर्ष को सही माना जाता है। मतलब महत्व क्या है यहाँ पर कि कोई एक फॉर्मूला लगाया, एक फॉर्मूला अगर एक कंडीशन में सही है उसको एक बार में नहीं, एक बार यूज करा आया उत्तर, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, जब कई बार उसका प्रयोग कर लेते हैं तब ये कह सकते हैं कि हाँ ये अब वेरीफाइड है आपका, अब इसका हम प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। बताओ यहाँ पॉइंट क्लियर है इतने? हम ये भी कह सकते हैं कि रिजल्ट का सही माना, किसी भी परिस्थिति में परिणाम का सही माना। हाँ, इसको अगर हम कह सकते हैं तो इसमें रिपीट, इसमें हमेशा रिपीट की बात होती है। किसमें? ये की पॉइंट है, एग्जाम में रिपीट की जहां बात आएगी, जहां पर इसकी बात आएगी, आप हमेशा इसके बारे में डिस्कस कर लोगे, इसके बारे में जान लोगे। अब बात आई, इतनी बातें तो हम लोगों ने कर दी, अब इसका कोई एक एग्जाम्पल मिल जाए तो ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल मिल जाए तो ज्यादा अच्छा हो। तो चलिए एग्जाम्पल भी आपके सामने एक नहीं 2 एग्जाम्पल आपको हम देंगे। अभी मैंने दो एग्जाम्पल दे दिए, एक डॉक्टर वाला मैंने एग्जाम्पल दिया है या एक फॉर्मूला वाला मैंने एग्जाम्पल दिया। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, उदाहरण है कि अब ये जो है बहुत ही फैक्ट है कि 1953 में, ठीक है, याद रखिएगा 1953 में, कब है, कब मैं बात कर रहा हूँ, 1953 की बात कर रहा हूँ। तो अब हम है सन 2024 में, अब बात कर रहे हैं 1953 की। तो चलो 1953 में ही चलकर हम लोग सोचेंगे वहीं पर। कहते हैं कि 1953 में वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की, किसकी? वाटसन और क्रिक ने, याद रखिएगा वाटसन, ये रियल है, वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने डीएनए, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेक्सिल संरचना की खोज की। ये लाइन लिख लीजिएगा, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेक्सिल संरचना की खोज की। इस खोज को कई वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगशालाओं में दोहराया और हर बार उसके रिजल्ट क्या हुए, वही मिले जो वाटसन और क्रिक ने करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, एग्जाम्पल में आपके क्या था, हमने बताया कि उदाहरण में एग्जाम्पल में था कि 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेक्सिल संरचना की खोज की। अब भाई जब कभी कोई खोज करी जाती है तो उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और लोग भी उसको टेस्ट करते हैं। तो इस खोज को कई वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगशालाओं में दोहराया और हर बार जब कभी दोहराते या उसको रिपीट करते तो उसका रिजल्ट सेम डिट्टो वैसे ही आता। तो यह जो है अनुकरणीयता का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है माना जाता है। लेकिन अब यहीं पर ये पहला एग्जाम्पल हो गया, अब एग्जाम्पल नंबर कौन सी 2 की बात करेंगे। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि यदि एक वैज्ञानिक यह दावा करता है कि एक विशेष रसायन एक निश्चित तापमान पर प्रतिक्रिया करता है और कुछ विशिष्ट उत्पाद उत्पन्न करता है, तो अन्य वैज्ञानिकों को भी उसी तापमान और उसी परिस्थिति में वही परिणाम प्राप्त होने चाहिए। मतलब कंडीशन देखिए दोनों में सेम कह रहा है कि यही चीज यहाँ पर ये बताने की बात करी है। लेकिन ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया स्पेशल कंडीशन, जनरल वे में कंडीशन वही होनी चाहिए। अब एक स्पेशल कंडीशन अगर हमें दे दी जाएगी तो हर सबकी अलग अलग कंडीशन होंगी। आपको मैंने एक एग्जांपल आपको और दिया था कि एक डॉक्टर है, यदि उसको एक कैंसर के सिम्टम्स किसी मरीज में दिखाई दे रहे हैं तो वो पहले ये दवा शुरू नहीं करेगा, पहले वो आपके टेस्ट कराएगा, आपके ब्लड टेस्ट कराएगा, शुगर टेस्ट कराएगा, जितने भी यूरिन टेस्ट कराएगा और भी जितने टेस्ट होते हैं सब टेस्ट करा लेने के बाद जब उसको मिल जाएगा कि हाँ एकदम 100% इसको यही प्रॉब्लम है, तब जाकर वो आपके लिए आपको ट्रीटमेंट आपका वो करेगा, आपकी दवा या आपका इलाज करेगा आपका। क्लियर? तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका है अनुकरणीयता। बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? बताइए सभी लोग, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। यस और नो बोले सभी लोग।
क्लियर है। दीपाली जी, शैलवी जी, ज्योति गुप्ता, कीर्ति। जी सर क्लियर है। ओके, जी प्रतिमा सर क्लियर जायसवाल है। जी आपको? ठीक है, सभी क्लियर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, प्रिसीजन की बात करते हैं, परिशुद्धता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परिशुद्धता की हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे कि परिशुद्धता क्या होती है। परिशुद्धता का मतलब हम पहले से ही समझ लेंगे कि मतलब परिशुद्धता का मतलब या परिशुद्धता का अर्थ क्या होता है। हमने आपको बताया जब कभी कोई भी पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, हम देख लेते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, तो साइंटिफिक मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बात करनी है। तो साइंटिफिक मेथड से हम प्रयोग बात करेंगे तो वैज्ञानिकता का प्रयोग यहाँ पर जरूर करना होगा। तो इसमें कहते हैं कि इसका अर्थ ये होता है कि वैज्ञानिक प्रयोग में उपयोग की गई माप, ठीक है, क्या कह रहा, वैज्ञानिक प्रयोग में उपयोग की गई माप और निष्कर्ष अत्यंत सटीक और सही होने चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। क्या होती है इसकी कंडीशन? होती है इसमें यह निश्चित या यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रयोग में किसी प्रकार की गलती या भटकाव ना हो। मतलब यहाँ पर गलती और भटकाव की कंडीशन को जीरो कर देते हैं। ठीक है, परिशुद्धता का मतलब यही होता है आपका। और इसको अगर और हम और इसके पॉइंट के अंदर और जाएंगे तो इसमें कहता है कि परिशुद्धता से डाटा की विश्वसनीयता और अध्ययन के परिणामों की प्रामाणिकता बढ़ती है। ठीक है, जैसे रिप्लिकेबिलिटी इसमें कैसे करते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन। तो जब कई बार हम जब उसको रिपीट करते हैं तो उसका रिजल्ट एक्यूरेट सेम आता है। क्या आता है? सेम आता है, मतलब रिपीट की कंडीशन यहाँ पर रहती है। जबकि प्रिसीजन की बात करेंगे, परिशुद्धता की बात करेंगे, परिशुद्धता में कहता है कि एक वैज्ञानिक प्रयोग में उपयोग की जाने वाली माप, कोई भी माप ले लिया, उपयोग की जाने वाली माप और निष्कर्ष अत्यंत सटीक होने चाहिए। क्यों? अगर ये चीज होंगी तो आपका जब रिसर्च करोगे ना तो आपकी कहीं गलती होगी, ना तो कहीं आप गलत वे में, ना तो आप कहीं भटकाव की स्थिति में रहोगे। तो परिशुद्धता से क्या होता है कि डेटा की विश्वसनीयता और अध्ययन के प्रमाणों की प्रामाणिकता क्या होती है, बढ़ जाती है आपकी। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? इसके और अगर हम बात करेंगे तो इसमें और अगर पॉइंट की हम बात करें तो कहते हैं परिशुद्धता का अर्थ एक तरीके से और ले सकते हैं कि वैज्ञानिक शोध में क्या करते हैं, वैज्ञानिक शोध में प्राप्त आंकड़े और निष्कर्ष अत्यंत सटीक और स्पष्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो है वैज्ञानिक मापदंडों और मानकों की कठोरता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पर सटीक माप, अब हम बार बार सटीक माप बोल रहे हैं, सटीक माप का अर्थ भी हम लोग समझ लेंगे क्या होता है। सटीक माप बोल रहे हैं तो इसका अर्थ भी हम लोग समझ लेंगे कि सटीक माप होती क्या चीज है। यदि किसी को भी पता हो कि सटीक माप को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, या मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सटीक माप के बारे में, या जो जिसको एक एक्यूरेट मेजर कहते हैं, इसको हम कैसे बताएंगे, कोई भी बता सकता है आप में से, बताइए। बताएं। किसी को भी पता है? बोले आप लोग। नहीं पता है किसी को? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? जी सर। हाँ हाँ, तो बोले कोई यस और नो। सर उसमें स्थिरता होनी चाहिए। हाँ, और बताओ। मतलब कि जब कभी इस जो एक्यूरेट की बात करते हैं, ये किसकी बात करते हैं, एक्यूरेट की, एक्यूरेट की बात करता है। जब कभी एक्यूरेट की हम बात करेंगे तो एक्यूरेट में कभी भी एरर नहीं होता। क्या होता है? कभी भी एरर नहीं होता, कभी भी कोई त्रुटि नहीं होती है, कभी भी कोई कमी नहीं पाई जाती है। जिसमें कभी भी कोई त्रुटि ना हो, कोई कमी ना हो, तो उसको हम परिशुद्धता या परिशुद्ध बोलेंगे, आपका प्रिसीजन बोलेंगे हम लोग यहाँ पर। क्लियर पॉइंट यहाँ पर?
अब इसके बाद कहते जी हैं सर। इतने पॉइंट हो गया तो इसके महत्व को भी हम लोग जान लेंगे, इसके इंपॉर्टेंस को भी हम लोग जान लेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो कहते हैं कि अगर प्रयोगों के मापदंडों से अस्पष्ट या सामान्य हो, मतलब कहते हैं कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करें तो उस एक्सपेरिमेंट में प्रयोग मापदंड जो है, मतलब इस पे प्रयोग किया हमने, प्रयोग करने से उसके सामान्य होने पर उनके मापदंड जो है सामान्य हो तो प्राप्त परिणाम मतलब मान लो कि अस्पष्ट हो या सामान्य हो, क्या हो, अस्पष्ट हो या जनरल वे में जो यूज किए जाए तो वो अविश्वसनीय हो सकते। क्यों? क्योंकि उनकी सटीकता का होना या उनकी जो है एक्यूरेसी का होना आवश्यक होता है, जो कि इसकी कंडीशन है। लेकिन जब एक्यूरेसी जो है उसमें नहीं दिखाई देगी तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं मानेगा। अब बात होती है कि इसका कोई एक या तो एग्जाम्पल हम लोग बात कर लें तो वो ये हम लोगों के लिए और भी इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो कहते हैं कि मान लो भाई, माना कि संसार में भारत में मानना ही ज्यादा होता है, मान लो कि एक प्रयोग में दवाओं के प्रभाव का माप किया जा रहा है, जो दवा बनाई गई उसका जो है प्रभाव देखा जा रहा है उसकी मापों का। यदि एक प्रयोग के दौरान दवा की खुराक, अब याद रखिए दवा की खुराक कितने 100 ग्राम है, दवा की खुराक जो है 100 मिलीग्राम बताई जाती, कितनी 100 मिलीग्राम, ठीक है 100 मिलीग्राम होती है, ठीक है 100 मिलीग्राम की बात बताइए, मतलब एक दवा है, ये याद रखिए जो एग्जाम्पल बताते हैं ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मैं किताब से लिया रहता हूँ और ये किताब के एग्जाम्पल को ही आपके एग्जाम में हूबहू रख दिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि एक प्रयोग में दवाओं के प्रभाव की माप की जा रही, दवाओं के प्रभाव को मापा जा रहा था, जिसमें जो है उसमें एक प्रयोग के दौरान दवा की खुराक जो है 100 मिलीग्राम बताई जाती है। तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खुराक वास्तव में 100 मिलीग्राम ही है, ना कि 95 या 105 मिलीग्राम। जब कभी बनाया जाता है ना दवाएं, तो दवाओं में उसकी जो है मात्रा को बहुत ध्यान में रखा जाता है। अगर मात्रा जरा सी भी ऊपर नीचे हो गई तो यहाँ पर बॉडी में उसका जो है वर्क जो है या तो कम हो जाएगा या तो हाई हो जाएगा, जिससे आपको पता होना चाहिए अधिक दवाएं जो लोग खाते हैं, जो अंग्रेजी दवाएं अधिक खाते हैं उनको जो है हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन वो या तो बहुत तेज कर देते हैं या तो बहुत लो कर देते हैं। तो हमें और आपको सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग आयुर्वेदिक चीजों को ज्यादा प्रयोग करें अंग्रेजी दवाओं की अपेक्षा, और हो सके तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि एक्यूरेसी की, एक्यूरेट में हमने 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम की दवा की बात करी, तो वहां पर कंपनी में ये देखा जाता है कि भाई ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो, जितना बताया गया उतना ही होनी चाहिए। ये क्या होता है, डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। एक तो ये एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल हम बात कह सकते हैं कि किसी रसायन के संयोजन के लिए यदि यह दावा किया जाए या ये कहा जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही कोई भी कार्य हो सकता है, लेकिन 99.9 डिग्री सेल्सियस पर न करके ठीक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही करना, या एक कंडीशन पर ही लेकर आना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसीजन या परिशुद्धता की बात हम लोग कहते हैं या करते हैं हम लोग। क्लियर है? मतलब इसके ऊपर ना नीचे, मतलब काम चलाऊ इसमें नहीं हो सकता है। कुल मिला के ये, इसीलिए इसमें वर्ड यूज किया था, एक्यूरेट की बात करते हैं। वहीं यहाँ पे रिपीटेशन की बात करते हैं, इसे बार बार रिपीट करने की बात करते हैं। यहाँ पे रिपीट नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक्यूरेट होनी चाहिए तो चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये दो पॉइंट आपको क्लियर है? बताइए दो के दोनों, सभी लोग बताइए एक बार, यस और नो। किसी कोई डाउट? चले आगे। जी सर। ओके यस सर। चल ओके। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, मिथ्यापनीयता की, किसको, फाल्सिफिएबिलिटी की। फाल्सिफिएबिलिटी क्या होती है आपकी, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा इनसे संबंधित मेरे पास 12 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी है और मैचिंग वाले क्वेश्चन भी हैं। तो आप लोग लास्ट तक इसको देखोगे तो नो डाउट आपके आज पूरे के पूरे पॉइंट
क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे मिथ्यापनीयता की। क्या करेंगे, मिथ्यापनीयता क्या होती है, तो इसका अर्थ क्या होता है, फाल्सिफिबिलिटी का अर्थ क्या होता है कि इसमें किसी वैज्ञानिक थ्योरी को, ठीक है, इसमें क्या है, वैज्ञानिक थ्योरी को, वैज्ञानिक थ्योरी, थ्योरी वही सिद्धांत, वैज्ञानिक थ्योरी जो होती है, वैज्ञानिक थ्योरी या परिकल्पना को गलत साबित करने की संभावना होनी चाहिए फाल्सिबिलिटी में। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, गलत कोई परिकल्पना को गलत करने की संभावना। इसका मतलब कि यहाँ पर H0 को क्या करना है, H0 को रिजेक्ट करने की संभावना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है H0 के जो है कि H0 किस में आता है, फाल्सिफिबिलिटी में आता है, प्रिसीजन के लिए एक्यूरेट आता है, वही रेप्लिकेबिलिटी के लिए रिपीट आपका आता है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई इसकी क्या कंडीशन है फाल्सिबिलिटी की, जब कभी वैज्ञानिक सिद्धांत हो या परिकल्पना हो तो उन दोनों को गलत साबित करने की संभावना होनी चाहिए। अब कैसे होनी चाहिए इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें कहता है कि अगर कोई सिद्धांत या परिकल्पना ऐसी हो जिसे किसी भी परिस्थिति में गलत साबित नहीं किया जा सकता, क्या है, किसी भी परिस्थिति में गलत साबित नहीं किया जा सकता, तो उसे वैज्ञानिक नहीं माना जाता है। अगर भाई सब परिस्थितियों में सही है, क्योंकि विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान में हमेशा परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। तो यही लाइन ये कह रहा है कि अगर कोई सिद्धांत है या कोई परिकल्पना है जो ऐसी है जिसे किसी भी परिस्थिति में गलत साबित नहीं किया जा सकता है, तो उसे वैज्ञानिक नहीं माना जाता है। यह लक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों के परीक्षण और सत्यापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम हमेशा टेस्ट करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस या कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन हमको देखने को मिलता रहता है। क्या मिलता रहता है, तो इसमें कहते हैं कि जो है एक वैज्ञानिक जो होता है, एक वैज्ञानिक परिकल्पना की परीक्षण योग्यता का माप है। ठीक है, वैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं कि इस मिथ्यापनीयता जो होती है एक वैज्ञानिक परिकल्पना की परीक्षण योग्यता का माप है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक परिकल्पना को गलत साबित किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि एक परिकल्पना को गलत साबित किया जा सकता है या इसे ऐसे सिद्धांत के रूप में बनाया गया हो जिसे गलत साबित हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई इसके बारे में और कैसे हम लोग डिस्कस करें और इसके बारे में कैसे समझें। तो इसमें कार्ल पॉपर का सिद्धांत आता है। किसका आता है, अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आपके आएगा कि कार्ल पॉपर किसमें आते हैं, कार्ल पॉपर सिद्धांत। एग्जाम में पता नहीं पूछा गया कि नहीं पूछा गया, अभी तक एनटीए वालों ने पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन संभावनाएं है अगर ये बुक पढ़ेंगे। किसकी किताब मैंने पढ़ी थी, लोकेश पॉल सर की थी, सीआर कोठारी सर की किताब है। मैं बताता हूँ, लोकेश पॉल सर की किताब है, सीआर कोठारी सर की किताब है, और आपकी कौन है, और आर एस शर्मा सर की किताब है, और एसपी गुप्ता सर की किताब है, और किसकी है, हाँ, इन्हीं चार पांच राइटर है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है। उसी में से कहीं ना कहीं इन चीजों को निकाल कर लेकर आने का प्रयास है, जिसमें कार्ल पॉपर सिद्धांत दिया गया था। ये क्या है, ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे। क्या थे, एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने कहा था कि एक सिद्धांत या परिकल्पना तभी वैज्ञानिक मानी जाएगी। ये लाइन याद रखिएगा कि कार्ल पॉपर एक दार्शनिक है, उन्होंने कहा कि एक सिद्धांत या परिकल्पना तभी वैज्ञानिक मानी जाएगी। 2 सेकंड, रिकॉर्डिंग चल रही, ठीक है, रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे। इन्होंने बोला कि एक सिद्धांत या परिकल्पना तभी वैज्ञानिक मानी जाएगी जब उसे गलत साबित किया जा सके। ये लाइन लिख लीजिएगा कि किसने कहा है, कार्ल पॉपर ने कहा है। क्या कहा है कि एक सिद्धांत या परिकल्पना तभी वैज्ञानिक मानी जाएगी जब उसे गलत साबित किया जा सके। अपनी कॉपी में इस प्रश्न को लिखकर विचार विकल्प बनाइएगा। 4 विकल्प में चाहे जो डालिएगा, इनका नाम भी एक जगह डालिएगा और आंसर में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में हो सकता है कि आए। ठीक है,
ये हो गया। तो इन्होंने कहा कि मतलब कि जब इन्होंने कहा कि एक सिद्धांत या परिकल्पना तभी गलत मानी जाए, मतलब वैज्ञानिक मानी जाएगी जब उसे गलत साबित किया जा सके। अर्थात किसी भी वैज्ञानिक परिकल्पना में ऐसी संभावना होनी चाहिए कि उसे किसी न किसी तरीके से गलत साबित किया जा सके। क्या किया? गलत साबित किया जा सके। तो ये इनकी इंपॉर्टेंसी थी, ये कार्ल पॉपर सिद्धांत था। अब इसमें हम बात करेंगे इसका महत्व क्या होता है। ठीक है, इसका महत्व क्या होता है। इसमें कहते हैं अगर किसी सिद्धांत को गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं है तो वह सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं है, यह केवल एक विश्वास या धारणा हो सकती है। जैसे मान लो कोई भी सिद्धांत है, अगर उसको हम गलत नहीं कह सकते तो या तो वो केवल एक विश्वास है या तो एक केवल धारणा हो सकती है। अब क्या है, आप कहोगे सर इतने पॉइंट तो आप बता रहे हो, कोई इसका एक एग्जाम्पल तो बताओ कि कैसे हम समझे इस बात को, कि आप जितना भी चीज समझा रहे हो कैसे क्या हो सकता है। तो लो भाई आपके सामने एग्जांपल भी है। कहते हैं कि सभी कौवे काले होते हैं। ये क्या है, एक एग्जांपल है कि सभी कौवे काले होते हैं, एक ऐसी परिकल्पना है। क्या है? एक ऐसी हाइपोथेसिस हम लोगों ने हाइपोथेसिस क्रिएट कर रखी है कि सभी कौवे काले होते हैं, जिसे मिथ्या साबित किया जा सकता है। अगर एक सफेद कौवा मिल जाता है तो यह परिकल्पना गलत साबित हो जाएगी। अब कह दो सभी भैंसें जो होती हैं काली होती हैं। अब आप जाओ अदर कंट्रीज में जाओ तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको चेंजेस इसमें मिलेगा ही मिलेगा आपका। ठीक है, तो यही होता है, ये एक तरीके से इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर हमने ये बात करी तो दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग का लेना बनता है। दूसरा एग्जाम्पल भी आप जान लीजिए। कह सकते हैं कि जो है कि यदि एक वैज्ञानिक यह कहता है कि सभी हंस सफेद होते हैं, क्या है, सभी हंस सफेद होते हैं, तो इस परिकल्पना को गलत साबित करने के लिए हमें केवल एक काले हंस को ढूंढना होगा। यदि काला हंस पाया जाता है तो यह परिकल्पना गलत सिद्ध हो सकती है। अब आप लोग कहोगे कि ये कंडीशन कैसे लागू हो सकती है, बता सकता है कोई कि इसको कैसे हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं या कैसे इसको गलत साबित कर सकते हैं? कोई भी एक कैंडिडेट बता सकता है? बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही? कोई भी एक लोग बोले इसको सर हम कैसे। कह सकते हैं कि कुछ हंस काले होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, इस पॉइंट को कैसे कोई साइंटिस्ट गलत कर सकता है, कोई रिसर्चर कैसे गलत करेगा? बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप लोग इसको कैसे गलत, अगर आपके सामने चैलेंज आ जाए तो आप कैसे गलत साबित कर सकते हो? जब कोई बता सकता है या मैं बताऊं? सर ये एक यूनिवर्स फैक्ट है कि सभी हंस सफेद होते हैं, लेकिन हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि कुछ हंस काले होते हैं। तो ये एक सब है, जब सफेद हंस सफेद होते हैं तो कुछ हंस काले होते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो गई ना। पॉसिबिलिटी हो गई, लेकिन अगर आप एक रिसर्चर हो तो रिसर्चर के दौरान आपको एक्सपेरिमेंट भी करना होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा ना वो, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। आपको याद होना चाहिए जब हम लोगों ने जीव विज्ञान पढ़ा था तो एक मटर पर जो एक प्रयोग किया था, उनका नाम क्या था? मेंडली जॉर्ज मेंडल था ना, मेंडल था ना? ब्रेगर जॉन मेंडल। हाँ, जॉर्ज मेंडल। उन्होंने क्या किया था, सब्जियों पर प्रयोग कर दिया। अब ये बताओ, हमारे प्रकृति की बहुत अच्छी खूबसूरती है। जैसे कोई भी एक मतलब इसमें जो होता है निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया अगर एक जानवर की, मतलब एक जानवर की दूसरे जानवर में निषेचन की प्रक्रिया कराओगे तो जो फीमेल नहीं, जो मेल पर्सन है, मेल पर्सन जैसा होगा वैसे ही फीमेल के अंदर वो बेबी स्ट्रक्चर लेगा। तो वैसे ही आप इस बात को भी जो है वैज्ञानिक क्या करेंगे, इस बात को फॉल्सिबल करने के लिए, मिथ्यापनीता करने के लिए इस कंडीशन को लागू करेंगे और ये चीज सिद्ध कर देंगे। नहीं होगा, इस संसार में नहीं होगा तो वो उस चीज को सिद्ध करने में सक्षम है इस समय। ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पर बताएं जी आप। सर, हम कुल मिलाकर टोटली ये कह सकते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को गलत साबित करना ये पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल, प्रयोगों के द्वारा। ओके सर।
हाँ, प्रयोगों के जी द्वारा सर। या किसी परिकल्पना को साबित करने की संभावना होनी चाहिए। मतलब कह सकते हैं इसमें H0 की कंडीशन मतलब रिजेक्शन की कंडीशन होनी चाहिए। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी ही होगी आपकी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? सर क्या बोल हाँ बोले। सर हाइपोथेसिस को भी रिजेक्ट करने की संभावना होती है हाँ बिल्कुल। इसमें। वैसे हाँ तो बिल्कुल। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस नहीं करते हैं। हाँ, इसमें जब कभी आपके एग्जाम में आएगा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की बात वहां पर करेगा कि हाँ किसी एक परिकल्पना को जब रिजेक्ट कर दिया कर देने की संभावना पूरी होती है तो इन चारों में से कौन होगा, तो आपकी फाल्सिफिबिलिटी होगी आपकी। अब बात करते हैं पर्सिमोनी की। पर्सिमोनी क्या होता है? पर्सिमोनी को बोलते हैं मितव्ययिता। मितव्ययिता का अर्थ भी आप लोग जानते होंगे, कम खर्चीला होता है। कहीं साधारण या व्यावहारिक भाषा में हम और आपने सुना है, लेकिन अब हमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, साइंटिफिक मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। क्लियर? साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें कहते हैं मितव्ययिता का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत जितने सरल और कम जटिल होंगे, ठीक है, देखिए जितने, क्या कह रहा है, जितने सरल और कम जटिल, ठीक है, जितने सरल और कम जटिल होंगे वो उतने ही बेहतर होंगे। भाई जितना सरल होगा और कम जटिल होगा, मतलब कि उसमें कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। कोई ज्यादा कट, जैसे मान लो आज के समय में कानूनी दांवपेच करने अब जो है थोड़े ज्यादा सरल हो गए हैं पहले की अपेक्षा। पहले बहुत कठिन प्रक्रिया थी तो हर आदमी बचता था नियम कायदे कानून करने से, लेकिन अब हर जगह जो है संविधान की बातें, कानून की बातें हर जगह जो है सभी को पता चल गई है, तो अब ये कंडीशन जो है थोड़ी सी इजी वे में चली गई है। तो इसका मतलब यह है क्या हो गया कि किसी, अब हमको किसके पॉइंट में, अब साइंटिफिक मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है पार्सिमोनी को। तो इसमें कह सकते हैं कि किसी भी परिकल्पना को बनाने में अनावश्यक धारणाओं से बचना चाहिए। क्या कह रहा, किसी भी, कह रहा किसी भी हाइपोथेसिस को हम लोग जब क्रिएट करेंगे तो जो फालतू की, क्या है, यहाँ पर फालतू की चीजों को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की बात करते हैं। क्या करते हैं इसमें, क्या कहते हैं इसमें, अगर हम कह देंगे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ठीक है, जटिल से सरल की ओर जाते हैं। किससे? जटिल से सरल की ओर यहाँ पर हम लोग जाते हैं। यहाँ पर इतने पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ कहते हैं सबसे सरल और सबसे सीधी व्याख्या जो भी डेटा को संतोषजनक ढंग से समझा सके उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, यही मिथ्यापनीयता की कहानी होती है। ठीक है, कि कम चीजों में ज्यादा चीजों को बता देने की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? लेकिन अब जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अब जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो पॉइंट बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं ओक्कन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा तो बताइएगा, ओक्कम राजौर। क्या ओक्कम राजौर, क्या ये नाम सुना है इस नाम को? जी तो फाउंडर है। ठीक है, जब कभी भी हमारे सामने कोई भी कंडीशन आए और उस कंडीशन में सबसे सरल वाली पॉइंट ऑफ व्यू को या सबसे सरल परिस्थिति को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, तो इसको जो है एक सिद्धांत के नाम से कहा जाता है। इसको कहा जाता है ओक्कम, ओक्कम उस्तरा। ठीक है, ओक्कम उस्तरा कहते हैं हिंदी में। हिंदी में ओक्कम उस्तरा बोलते हैं, लेकिन ओक्कम रोजर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? ओक्कम, ओक्कम, ओक्कम उस्तरा। ठीक है, इस नाम से भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें कहते हैं कि ओक्कम उस्तरा, जो ओक्कम का उस्तरा, ठीक है, ओक्कम का उस्तरा भी कहा जाता है, जो यह बात बताता है कि जटिल स्पष्टीकरण के बजाय सरल स्पष्टीकरण अधिक विश्वसनीय होते। इसके आगे लिख लीजिएगा, आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, ओक्कम, ओक्कम उस्तरा में लिखिएगा। देखिए, इसके अंतर्गत
जटिल स्पष्टीकरण के बजाय सरल और स्पष्ट स्पष्टीकरण अधिक विश्वसनीय होते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब ये कहता है कि सरलता का महत्व क्या होता है। इसमें पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि सरलता, लिख लिया सभी लोगों ने, बताएं आप लोग। हाँ, अब इसमें हम बात करते हैं सरलता का महत्व हमें कैसे पता चले, सरल का महत्व क्या होगा। तो इसमें कहते हैं जब कभी भी जटिल सिद्धांतों में जटिल सिद्धांतों को अधिक धारणाएं और अनिश्चितताएं वहां पर हो सकती है। अगर हम कहें कि अगर दो सिद्धांत एक ही घटना को समझाने में सक्षम है तो वैज्ञानिक वह सिद्धांत को चुनेगा जो सरल और कम धारणाओं पर आधारित होते हैं। क्या? जो ज्यादा सरल होंगे उसको यहाँ पर वो प्रयोग में या उसको अपने उपयोग में लेकर आएगा। लेकिन अन्य धारणाओं से इसमें बचने की भी बात कही है। क्या? अन्य धारणाओं से इसमें बचने की बात कही है। इसमें कहता है कि मितव्ययिता यह सुनिश्चित करता है, मितव्ययिता क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है कि हम अनावश्यक धारणाओं से बचें जिससे अधिक सटीक और प्रत्यक्ष चीजें हमें मिल सके। अब बात आती, इतनी पॉइंट तो हमने कर ली भाई, हमने एग्जांपल इसमें भी डॉक्टर वाली बात कर ली, इसमें सटीकता की बात कर ली, एक्यूरेट कोई भी चीज होनी चाहिए। इसमें बात करी किसी भी चीज को हमें रिजेक्ट कर देनी चाहिए, रिजेक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। और जबकि पर्सिमोनी में कहते हैं कठिन से सरल की ओर जाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसमें कहते हैं किसी रोग के लक्षणों के पीछे, कहता है किसी रोग के लक्षणों के पीछे कई संभावित कारण होते हैं और उनमें से एक सरल कारण क्या होता है, जैसे संक्रमण। डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो बोल देगा वायरस है या ऐसी कंडीशन चल रही है, संक्रमण चल रही है, जो कि सभी लक्षणों की व्याख्या कर सकता है। तो इसे अन्य अधिक जटिल कारणों जैसे दुर्लभ आनुवंशिक विकार, ये सब चीजों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे आप देखो, जैसे एक प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो एक सुबह छींक आती है, तो एक घर में अगर एक व्यक्ति को छींक आती है, उसी के सिम्टम्स धीरे धीरे उसके घर में और लोगों को भी फैल जाते हैं। तो ये कहता है, डॉक्टर क्या कहता है, ये संक्रमण है। पूछता कि आपके घर में और किसी को भी, या आप मान सको, अगर आपको पता हो मेडिकल लाइन में क्या होता है, अगर कैंसर अगर किसी एक घर में किसी एक व्यक्ति को होता है तो उसकी आनुवंशिकता के आधार पर कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाता है, अगर उसके कुछ भी सिम्टम्स अगर बाकी रह जाते हैं तो। ऐसे साइंस में पाया गया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा साइंस में देखा गया है। ठीक है, ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में भी हम कह सकते हैं कि किसी घटना के पीछे दो संभावित स्पष्टीकरण होते हैं या दो घटनाओं के कोई ना कोई होते हैं। कहते हैं कि दो समान रूपों से सटीक हैं तो वैज्ञानिक यह कह सकता है कि वो जो सबसे स्पष्ट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसको मिलेगा वो उसको ही चुनेगा, अनावश्यक चीजों को वो छोड़ देगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पर? बताओ, सभी चीजें क्लियर हो गई आपको? बताइए, सभी लोग क्लियर हो गई? जी सर। हाँ, अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इसके जो है निष्कर्ष को लिखेंगे। इन चारों का कंक्लूजन आप लिख लेंगे। लिखिए, वैज्ञानिक विधि के 4 लक्षण, वैज्ञानिक विधि के 4 लक्षण किसी भी वैज्ञानिक खोज, किसी भी वैज्ञानिक खोज, परिकल्पना या निष्कर्ष को विश्वसनीय या निष्कर्ष को विश्वसनीय, प्रामाणिक प्रामाणिक और परीक्षण योग्य बनाते हैं। एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ, देखिए, वैज्ञानिक पद्धति के या वैज्ञानिक विधि के ये 4 लक्षण किसी भी वैज्ञानिक खोज, परिकल्पना या निष्कर्ष को विश्वसनीय,
प्रमाणिक और परीक्षण योग्य बनाते हैं। अब चारों पॉइंट का वन लाइन में आपको डिस्क्राइब भी करेंगे निष्कर्ष कंक्लूजन में। तो पहले आप लिखिए आपका रेप्लिकेबिलिटी, हेडिंग डाल के लिखिएगा। अनुकरणीयता लिखिए, अनुकरणीयता यह सुनिश्चित करता है कि निष्कर्ष स्थिर और भरोसेमंद हो। निष्कर्ष स्थिर और भरोसेमंद हो। ठीक है। दूसरा लिखिए पार्सिमोनी, परिशुद्धता। लिखिए परिशुद्धता यह बताता है कि माप और निष्कर्ष सटीक और स्पष्ट हों। लिख लिया। तीसरा पॉइंट बोले, बताइए। जी हाँ, जी मिथ्यापनीयता, फाल्सिबिलिटी लिखिए। मिथ्यापनीयता यह निर्धारित करती है कि किसी भी परिकल्पना को गलत साबित करने की संभावना हो। ठीक है, गलत साबित करने की संभावना हो। ठीक है, लिख कर लिया। जी सर। हाँ, अब लास्ट है मितव्ययिता, पार्सिमोनी। इसके बारे में लिखिए मितव्ययिता यह सुनिश्चित करती है कि स्पष्टीकरण सीधा और सरल हो। ठीक है, स्पष्टीकरण क्या हो? सीधा और सरल होना चाहिए। क्लियर पॉइंट यहाँ पर बताइए। जी सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अब करेंगे ना। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 12 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। उन 12 के 12 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सभी के लिए है सर। उत्तर इसमें डार्क हो गया, खुद ही आ रहा है सर। डार्क हो गया सर, डार्क हो गया जो अच्छा, आंसर सही है। चलिए। हाँ सर, वो आ गया, खुद ही तो हो रहा है। चलिए ठीक है ओके। ये हो गया पहला। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होगा। ऑप्शन बी सर। दूसरे का भी आंसर शो हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, फिर पढ़ते हैं। कह रहा है कि मितव्ययिता का सिद्धांत क्या सुझाव देता है। ठीक है, मितव्ययिता का सिद्धांत क्या सुझाव देता है, ये पूछना चाह रहा है आपको। तो कह रहा है कि सबसे जटिल स्पष्टीकरण को चुनें, सबसे सरल स्पष्टीकरण को प्राथमिकता दें। फिर कह रहा है कि सभी संभावित स्पष्टीकरण को समान महत्व दें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। चल रही है इस रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें कहता है, क्या कह रहा है आपसे कि सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर आपने जो है दूसरा उत्तर देख लिया कि मितव्ययिता क्या होती है। मितव्ययिता इसमें कहता है कि सबसे सरल स्पष्टीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि वैज्ञानिक पद्धति में अनुकरणीयता का उद्देश्य क्या है।
एक बार में प्रयोग, विभिन्न विभिन्न कह रहा है कि वैज्ञानिकों द्वारा निष्कर्ष को दोहराना, प्रयोग के परिणाम को गोपनीय रखना, या आपसे लास्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है बताओ पढ़कर जरा। प्रयोगों में त्रुटियों को छुपाना। हाँ, प्रयोगों में त्रुटियों को छुपाना। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? इसका ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा सर। है बी कीर्ति सर, बी सेकंड ऑप्शन सर, अच्छा, सेकंड कीर्ति ऑप्शन। सिंह जी बता रही बी। जी सर। बोल और लोग भी रहे हैं, कीर्ति सिंह जी के द्वारा मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या बताना चाह रही वो। ऑप्शन बी सर, वो भी बी बोल रही है। ऑप्शन बी, ठीक है, ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अनुकरणीयता आपने देख लिया है, रिपीटेशन कह रहा है कि निष्कर्षों को दोहराने की बात कर रहा है, ठीक है। अब आती परिशुद्धता की बात, प्रिसीजन की बात। तो प्रिसीजन वाला कौन सा बताएंगे? प्रतिमा जी आप बता देंगे इसको कि वैज्ञानिक शोध में। इसका भी ऑप्शन बी ही होगा जी, इसका भी ऑप्शन बी ही होगा। अच्छा देख लेते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि वैज्ञानिक शोध में, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि वैज्ञानिक शोध में परिशुद्धता क्यों महत्वपूर्ण है। पहला कह रहा है कि यह प्रयोग की गोपनीयता बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा कह रहा है यह सुनिश्चित करती है कि परिणाम सटीक और विश्वसनीय हो। तीसरा कहता है कि यह प्रयोगों को सरल बनाती है। चौथा कह रहा है कि यह केवल एक सिद्धांत की पुष्टि करती है। तो आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर होगा आंसर। इसका आंसर जो है परिशुद्धता क्या कहता है? सटीक और विश्वसनीयता, सटीकता की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? पॉइंट बताओ, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पर। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 आप देखो, आप सभी प्रश्न नंबर 5 का प्रश्न पढ़े, उत्तर दें कि वैज्ञानिक पद्धति में अनुकरणीयता का क्या अर्थ है? प्रयोग के परिणाम को गोपनीय रखना, एक ही प्रयोग को दोहराना, ठीक है। तो यही सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो दो बार आ गया। परिशुद्धता का वैज्ञानिक प्रयोगों में क्या महत्व है? इस प्रश्न को अब आप देखें। कह रहा है कि यह सुनिश्चित करती है कि प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि यह सुनिश्चित करती है कि प्रयोग के माप और परिणाम सटीक हो। तीसरा आपसे कह रहा है कि यह सुनिश्चित करती है कि प्रयोग के सभी मान एक समान हो। और चौथा आपसे कह रहा है कि यह प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री की सूची बनाती है आपकी। तो बताइए इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन आप देख लो कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिथ्यात्मकता की परिभाषा को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है, फाल्सिबिलिटी को। अब देखिए फाल्सिफिबिलिटी की, तो इसको अगर आप उत्तर दे लेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको एकदम 100% चीजें समझ में आ गई हो। कह रहा है कि एक परिकल्पना जिसे परीक्षण नहीं किया जा सकता। दूसरा कह रहा है कि एक परिकल्पना जिसे गलत साबित किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि परिकल्पना जिसे कोई भी दोहरा नहीं सकता। चौथा आपसे कह रहा है कि एक परिकल्पना जिसे केवल एक बार सत्यापित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? परिकल्पना जिसे गलत साबित। ओके, बी हो गया आपका। चलिए इसका बताइए। कह रहा है मितव्ययिता का सिद्धांत वैज्ञानिक अनुसंधान में क्या कहता है? सबसे जटिल स्पष्टीकरण को चुनें, सभी स्पष्टीकरण को समान महत्व दें। तीसरा कह रहा है कि सबसे सरल और न्यूनतम धारणाओं वाले स्पष्टीकरण को प्राथमिकता दें। यह कह रहा है कि केवल वही स्पष्टीकरण चुने जो नए डेटा को जन्म दे सकता है। अब आप बताइए। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी कहते हैं। सी। चलो सी पर ज्यादा वोटिंग आ रही, बिल्कुल सही है कि सबसे सरल और न्यूनतम धारणाओं वाले जो है स्पष्टीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 9। अब इसके बाद जो है मैचिंग वाला आपका शुरू हो जाएगा ना। अब ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, चारों को मिलाकर एक पूछा गया है कि वैज्ञानिक पद्धति के कौन से लक्षण यह सुनिश्चित करते हैं कि एक सिद्धांत केवल सही होने के लिए नहीं बल्कि गलत साबित होने के लिए भी सक्षम हो। अब देखिए कोई दो होने चाहिए,
अब कोई सर दो कौन ऑप्शन से सी होंगे? होगा। पहला कह रहा अनुकरणीयता और परिशुद्धता, दूसरा कह रहा मितव्ययिता और मिथ्यापनीयता, तीसरा कह रहा मिथ्यापनीयता और अनुकरणीयता, चौथा कह रहा है कि परिशुद्धता और मितव्ययिता। कौन सा होगा इसमें सही विकल्प आपका? इसका ऑप्शन सी होगा। बोलो भाई, चलो देख लो आप लोग। मिथ्यापनीयता और अनुकरणीयता कि बार बार इसमें कह रहे कि नहीं बल्कि गलत साबित होने के लिए भी सक्षम हो, मतलब बार बार रिपीट कर रहे, हो सकता है किसी एक बार कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, यहाँ कंडीशन बनती है और एक कंडीशन मिथ्यापनीयता में बनती है आपकी। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, ये बहुत कम जगह आपको प्रश्न मिलेगा। अब आते हैं विकल्पों की बात। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए लक्षण ए और लक्षण बी जो है, मतलब कॉलम ए कॉलम बी दिए है, एक में लक्षण है दूसरे में परिभाषा है, उसको बताना है। अनुकरणीयता, परिशुद्धता, मिथ्यापनीयता, मितव्ययिता। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। पहला कह रहा है कि किसी परिकल्पना या सिद्धांत को गलत साबित करने की संभावना, सबसे सरल स्पष्टीकरण को प्राथमिकता देना। इसका आंसर आप लोग बताइए, वेट कर रहे हैं। पहले का सी होगा और डी का डी होगा और तीसरे का क्या बोलते हैं ए होगा और फोर्थ का बी होगा। ए बी सी डी आपको दिया है, आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? सर फर्स्ट फर्स्ट तो नहीं होगा, होगा फर्स्ट। चलो ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सभी लोगों ने लगभग सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है आपका। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। इसको आप बताओ, इसको भी मैंने बता रखा है ना, इसका भी आंसर आप लोग करेक्ट दोगे। आप लोग पढ़िए, कह रहा है अनुकरणीयता है, परिशुद्धता है, मिथ्यापनीयता है। कॉलम बी में कह रहा है, ए वाले में कह रहा है कि सभी हंस सफेद होते हैं। बी वाला कह रहा है कि एक प्रयोग में दवा की मात्रा को 100 मिलीग्राम मापना। ठीक कह रहा है एक शोध का अन्य वैज्ञानिकों द्वारा सफलतापूर्वक दोहराया जाना। फिर कह रहा है किसी रोग के लिए सबसे सरल और संभावित कारण चुनना। अब इस सब के सब में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? सर सी। सी। ओके, कौन सा आंसर आया? सी, बिल्कुल सही है आपका। अब प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी मैंने बताया ना, कार्ल पॉपर, ओक्कम, कोई विशेष सिद्धांत नहीं, कोई विशेष सिद्धांत नहीं। तो कार्ल पॉपर और ओक्कम का ये दो नाम आपको देखिए बोर्ड में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। फाल्सिफिकेबिलिटी जो है कार्ल पॉपर की है, पार्सिमोनी जो है ओक्कम रोजर की है आपकी। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा इसमें बताइए? सेम ही सेम दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका ए और बी दोनों सेम दे रहा था, तो ए और बी दोनों को ही आप मान सकते हो ना। ये एक ये खुद मैंने जो है क्वेश्चन को क्रिएट किया था। ठीक है, खुद मैंने अपने जो भी पॉइंट थे उसके द्वारा मैंने क्वेश्चन को बनाकर आपके सामने लेकर आने का प्रयास किया था, जिससे आपको चीजों को और सरल तरीके से हम बता सके, समझा सके। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बताइए। ठीक है, तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा जरूर अपना ग्रुप में फीडबैक दीजिएगा। और सो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों ने क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो मैं उसको पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ठीक, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपको मैं बता दूं, ये बुक्स में बहुत कम मिलते हैं। कई किताबों को निकाल कर, कई चीजों को लेकर गूगल से और कई जगह से, जितनी भी जगह हो सकी उन सभी को निकाल कर लेकर एक जगह आने का प्रयास था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे इतने पॉइंट क्लियर। आज की क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं हम लोग ना, और मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे। ओके।